दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटनाचक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस भौतिक विज्ञान की क्लास में जिसमें हम 50 प्रश्न एमसीक्यू के रूप में देखते हैं, वह आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों में पूछे हुए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो जिसने भी अभी तक इस क्लास को नहीं लिया है या पिछली क्लासों को नहीं लिया है तो वह चैनल पर जाकर इन क्लासों को ले सकता है। और इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जहां पर भौतिक विज्ञान के सारे प्रश्न आपको मिलेंगे या सारी क्लासें मिलेंगी। और यूपीएसएसएल की जो क्लास चल रही है सुबह के समय में वह भी आपको मिलेगी। और हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट बनी है आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं, इसमें हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे जहां कल पिछली क्लास में हमने 151 नंबर तक देखा था और आज हम 151 नंबर से आगे देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है और सबसे खास बात इस क्लास की यह है कि इसमें हम प्रश्न के उत्तर के साथ में इसकी व्याख्या को भी देखते चलते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ए ओम प्रति मीटर, बी ओम प्रति मीटर स्क्वायर, सी ओम मीटर, डी ओम। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी ओम मीटर। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। दिया है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर यानी कि ओम माइनस एम होता है। सॉरी, यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं, ये डैश का लगा है, ओम मीटर ही लिखा हुआ है। तो बढ़ते हैं और आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। दिया है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। ए हेनरी, बी कूलाम, सी एम्पियर, डी सभी। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर देखें यहाँ पर बी कूलाम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या पर नज़र डालेंगे थोड़ा सा। विद्युत आवेश का मात्रक एसआई पद्धति में कूलाम होता है। एक आवेश पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसी विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी लगी है तथा 60 ओम का प्रतिरोध लगा है। परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ए 4 एम्पियर, बी 0.4 एम्पियर, सी 1.4 एम्पियर, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं एक बार इसके हम सॉल्यूशन को और वहीं से सीधे हम उत्तर को किस प्रकार निकाला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि I बराबर V अपान R होता है। तो V का मान कितना है हमारे पास 24, R का मान कितना है 60। तो I का मान कितना हो जाएगा 2/5 बराबर 0.4A। जब इसको काट पीट के हम निकालेंगे तो हमारा कट पीट कर सिर्फ इतना ही बचेगा। 2.4 को और काटेंगे तो 0.4A आ जाएगा, 4A। तो इस प्रकार हम ऑप्शन में लगा लेंगे इसको 0.4A। तो बी वाला सही उत्तर हो जाएगा हमारा। और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि 0.4 प्रतिरोध के वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका प्रतिरोध हो जाता है। ए 0.1, बी 0.2, सी 0.4, डी 0.8। तो देखते हैं सीधे इसके हम सॉल्यूशन को। पहले यहाँ पर दिया गया है R बराबर L अपान A। तो R क्या है इसमें चालक का प्रतिरोध, L क्या है लंबाई, A क्या है क्षेत्रफल वर्ग मीटर और P क्या है धातु की
प्रतिरोधकता, तो यहाँ पर इस प्रकार तार की लंबाई दोगुनी होने पर उसका प्रतिरोध R बराबर P इंटू 2L/A हो जाएगा। R बराबर R बराबर 2R हो जाएगा। तो यहाँ पर निकलेगा 2 गुणे 0.4 बराबर क्या हो जाएगा 0.8, इसका सही उत्तर। तो यहाँ पर हम ऑप्शन के अनुसार देखते हैं तो ऑप्शन में हो जाएगा हमारा 0.8 डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है शुष्क सेल की क्षमता विभव होती है। ए ऑप्शन देखेंगे 3 वोल्ट, बी 1.5 वोल्ट, सी 2 वोल्ट, डी 2.5 वोल्ट। तो शुष्क सेल की क्षमता विभव होती है, कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी 1.5 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा। शुष्क सेल जिसका उपयोग टॉर्च एवं ट्रांजिस्टर में किया जाता है उसकी क्षमता 1.5 वोल्ट होती है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में दर्शित परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चित्र आपको पहले से ही दिया गया है, तो इसमें से हमको बताना है कि धारा I का मान कितना हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया है 1.5A, 0.5A, सी 2.5A, डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ हम इसके सॉल्यूशन को। दिया है ए बी और बी सी के बीच प्रतिरोध R बराबर कितना है 2 ओम, और 2 ओम बराबर कितना हो जाएगा 4 ओम। ए सी के बीच संयुक्त प्रतिरोध 1/R बराबर 1/4 ओम हो जाएगा, प्लस 1/2 ओम। तो कितना आ जाएगा हमारा 1 + 2 बराबर 2, यानी कि 3/4 ओम होगा। तो जहाँ यहाँ पर यह 3/4 ओम दिया गया है बराबर 4/3 ओम। जब इसको हम व्युत्क्रम R का मान निकालेंगे, यानी कि 1/R का मान अभी तक हमारा निकला था, यह हमारा है 1/R का मान। जब R का मान सीधे R का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा जो हमारा 3 यहाँ पर 4 था, तो ये 3/4 हो जाएगा। जब R का निकलेगा तो सीधे हमारा निकल आएगा 4/3, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब धारा कितनी है I बराबर V/R। तो धारा का जब हमारा V/R यहाँ पर दिया गया है 2/4/3 हो जाएगा। तो 3 सबसे पहले फिर से ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6/4 हो जाएगा। I बराबर 6/4, और फिर इसको जब काटेंगे तो हमारा 3/2, यानी कि इसको और बढ़ाकर जब काटेंगे तो निकल कर आ जाएगा 1.5 एम्पियर। यहाँ पर इसमें हम उत्तर लगा लेंगे 1.5 एम्पियर, ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? ए फैराडे, बी मैक्सवेल, सी लेंज, डी बोर। तो इनमें से इनका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? तो फैराडे के द्वारा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या पर नजर डालेंगे। जब किसी रासायनिक विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो वह आयनों में विघटित होना शुरू हो जाता है। इस क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। इसका नियम सर्वप्रथम फैराडे ने दिया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, एक तिष्ट धारा जनित्र कार्य करता है। ए फ्लेमिंग के सिद्धांत पर, बी लेंज के सिद्धांत पर, सी फैराडे के सिद्धांत पर, डी किरचॉफ के सिद्धांत पर।
तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर बताना है हमको कि एक दिष्ट धारा जनित्र कार्य करता है। तो किसके सिद्धांत पर यह कार्य करता है? तो हो जाएगा हमारा सी, फैराडे के सिद्धांत पर। सी इसका सही उत्तर है। और आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक आवेशित खोखले गोले के केंद्र से विद्युतीय विभव होगा। ए 0, बी अनंत, सी 4 पाई इंटू 10⁻⁹, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि एक आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर से विद्युतीय विभव होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए 0। अगला प्रश्न देखते हैं, या अगले प्रश्न से पहले इसकी हम व्याख्या देखेंगे। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव सर्वत्र एक समान होता है यदि गोला समान रूप से आवेशित हो, लेकिन विद्युत क्षेत्र केंद्र पर 0 होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ किसकी होती हैं? ए लोहा, बी सोना, सी चांदी, डी मैग्नीन। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ किसकी होती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी मैग्नीन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या पर नज़र डालेंगे। मैग्नीन एक अच्छी प्रतिरोधक क्षमता वाली धातु है जिसमें उच्च प्रतिरोधकता पाई जाती है जो शेष अन्य धातुओं में नहीं होती। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से डैश होता है। यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या पड़ेगा फर्क इसका? ए घटेगा या घटता है, बी बढ़ता है, सी अप्रभावित, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, या इसकी व्याख्या देखेंगे सबसे पहले। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है, इसलिए गर्मियों में विद्युत आपूर्ति की दशा खराब रहती है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य नहीं कर सकती? ए HCl, बी CCl2, सी SiF4, CH2 = CH2। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य नहीं कर सकती। तो यहाँ पर कोई भी 3 ऑप्शन कार्य कर सकते हैं और चौथा ऑप्शन कार्य नहीं करेगा। तो हमारा ए ऑप्शन HCl इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य नहीं कर सकती है। बाकी यह 3 यानी कि यह और यह तीनों कार्य कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परमाणु विद्युत आवेशित होते हैं? ए धनात्मक रूप से, बी ऋणात्मक रूप से, सी द्विधनात्मक रूप से, डी उदासीन रूप से। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा कि परमाणु विद्युत आवेशित होते हैं उदासीन रूप से। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को। एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश बराबर होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? ए तांबा, बी लोहा, सी सीसा, डी जस्ता। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी सीसा। संचायक बैटरी में सीसा इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं, इसकी व्याख्या पर नजर डालेंगे थोड़ा सा। संचायक बैटरी में सीसा का उपयोग किया जाता है जिससे आवेशों का संचयन अधिक मात्रा में हो सके। अगला प्रश्न, सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान होता है। ए 1.2, बी 1.3, सी 1.4, डी 1.5। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी 1.5। अगला प्रश्न, यदि विद्युत प्रवाह व वोल्टेज 90 डिग्री से फेज के बाहर है तो पावर होगी। ए 1.1 वाट, बी अधिकतम, सी न्यूनतम, डी 0। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि यदि विद्युत प्रवाह व वोल्टेज 90 डिग्री से फेज के बाहर है तो पावर होगी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी 0। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को थोड़ा सा। जब विद्युत प्रवाह व वोल्टेज 90 डिग्री से फेज के बाहर है तो पावर 0 होता है, जहाँ P बराबर क्या होगा, VRMS इंटू IRMS इंटू कास 90 डिग्री बराबर 0। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्यावर्तित निर्गम को निम्न में से किस इकाई में अभिव्यक्त किया जाता है? ए किलोवाट, बी किलो वोल्ट एम्पियर, सी वोल्ट, डी एम्पियर। तो इन चारों ऑप्शन सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी किलोवाट, किलो वोल्ट एम्पियर। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। किलो वोल्ट एम्पियर एक राशि है जिसके द्वारा किसी एसी परिपथ में प्रत्यावर्ती निर्गम को व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, यदि I एम्पियर में धारा है, R ओम में प्रतिरोध है तथा सेकंड में समय है तो उत्पन्न ऊष्मा दी जाती है। ए H बराबर I² RT कैलोरी द्वारा, बी H बराबर I² RT इंटू 4.18 कैलोरी द्वारा, सी H बराबर I² RT अपान 4.18 कैलोरी द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी H बराबर I² RT अपान 4.18 कैलोरी द्वारा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। यहाँ पर ऊष्मा संरक्षण के नियम के अनुसार दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। उपरोक्त सूत्र विद्युत ऊर्जा के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के तत्व बने होते हैं। ए नाइक्रोम के, बी कार्बन के, सी कांस्टार्टिन के, डी जर्मन सिल्वर के। तो इन
चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के तत्व बने होते हैं। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, नाइक्रोम के तार से। देखते हैं इसकी व्याख्या को। नाइक्रोम में 80% निकेल तथा 20% क्रोमियम होता है। इसमें अत्यधिक गर्म होने की क्षमता होती है। यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं। ए, नाइक्रोम के, बी, कार्बन के, सी, कॉन्स्टेंटाइन के, डी, जर्मन सिल्वर के। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं? हो जाएगा हमारा बी, कार्बन के। बी सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या पर नजर डालेंगे थोड़ा सा। कार्बन के उपयोग विद्युत मशीनों के ब्रश बनाने में होता है, जैसे गैस टरबाइन और जनरेटर आदि में प्रयुक्त होने वाले ब्रश। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती है। या ए, प्रेरकत्व युक्त है, बी, धारिता युक्त है, सी, प्रतिरोधक युक्त है, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से सही उत्तर देखा जाए कि कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती क्या है? परिवर्ती। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, प्रेरकत्व युक्त है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। कार्बन माइक्रोफोन को कार्बन बटन माइक्रोफोन भी कहा जाता है। यह ध्वनि को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? ए, उत्तर पश्चिम दिशा, बी, उत्तर दक्षिण दिशा, सी, उत्तर पूर्व दिशा, डी, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि मुक्त रूप से जो निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर दक्षिण दिशा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा इसकी व्याख्या को। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है। ए, उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दक्षिण, बी, उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण उत्तर, सी, पूरब पूरब तथा पश्चिम पश्चिम, डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। कोई भी चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर होता है। इस प्रकार भौगोलिक और चुंबकीय दिशाओं के संदर्भ में एक स्थिर चुंबक हमेशा उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दिशा दर्शाता है। तो यहाँ पर हमने इसकी व्याख्या को पूर्ण रूप से देखा और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? ए चुंबकीय उत्तर, बी चुंबकीय दक्षिण, सी चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए चुंबकीय उत्तर। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय उत्तर की ओर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है, चुंबकीय कंपास की सुई हमेशा चुंबकीय उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है तथा चुंबक सदैव उत्तर तथा दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। ए 20 डिग्री का, बी 16 डिग्री का, सी 18 डिग्री का, डी 15 डिग्री का। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखा जाए यहाँ पर कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, तो कितना बनाता है? यहाँ पर सही उत्तर हम इन चारों ऑप्शनों में से सी हो जाएगा 18 डिग्री का। आगे बढ़ते हैं और इसकी व्याख्या पर नज़र डालेंगे थोड़ा सा। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है? ए Cu यानी कि कॉपर, बी Cu प्लस, सी Mg प्लस प्लस, डी H2। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी Mg प्लस प्लस। सी वाला ऑप्शन सही लगाएंगे और बढ़ेंगे, देखते हैं इसकी व्याख्या को। Mg2 प्लस मैग्नेटिक है। अनुचुंबकीय पदार्थ किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं तथा किसी चुंबक के समीप लाए जाने पर आकर्षित होते हैं। उदाहरण ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमीनियम, मैग्नीज आदि। अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है जिसमें स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। इसे परमाणुवीय चुंबक कहते हैं। अनुचुंबकत्व का गुण प्रायः उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या विषम यानी कि ओड होती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की मुख्य कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों यानी कि टर्न की संख्या क्रमशः 1000 तथा 3000 है। यदि मुख्य कुंडली में 80 वोल्ट AC प्रयुक्त की जाती है तो द्वितीय कुंडली का प्रति फेरा विभवांतर होगा। तो कितना हो जाएगा? ए 240 वोल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। ए केवल DC परिपथ में, बी केवल AC परिपथ में, सी AC और DC परिपथ में, डी एकीकृत परिपथ में। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि ट्रांसफार्मर प्रयोग में लाए जाते हैं। किसके प्रयोग में लाए जाते हैं? बी केवल AC परिपथ में। DC परिपथ में ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या पर नज़र डालेंगे थोड़ा सा।
ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक साधन है जो केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी के विभव को परिवर्तित करने के काम आता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है ए फ्यूज के रूप में, बी धारा को फिल्टर करने में, सी वोल्टेज चेंज करने में, डी धारा को प्रवाहित करने में। तो इसका सही उत्तर देखें कि चारों ऑप्शनों में से कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, तो किसके लिए प्रयोग होता है? सी वोल्टेज चेंज करने में। देखते हैं इसकी व्याख्या को। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है जो विभव परिवर्तन यानी कि वोल्टेज चेंज करने के काम में आती है। यह उच्च विभव दुर्बल धारा को निम्न विभव की धारा में यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर अथवा निम्न विभव की प्रबल धारा को उच्च विभव की दुर्बल धारा में बदल देता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग मात्र एसी धारा के साथ ही किया जा सकता है, डीसी धारा के साथ नहीं। एसी से डीसी में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व तथा प्रतिरोधक हैं उसमें क्या हो जाएगा? ए ईएमएफ धारा का अग्रगामी होता है, बी धारा ईएमएफ का अग्रगामी होता है, सी धारा तथा ईएमएफ दोनों एक प्रावस्था में होते हैं, डी ईएमएफ धारा का पश्चगामी होता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी ईएमएफ धारा का पश्चगामी होता है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। यदि किसी परिपथ में जिसमें प्रेरकत्व तथा प्रतिरोधक यानी कि रेजिस्टेंस है उसमें ईएमएफ धारा पश्चगामी होता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं हम अगला प्रश्न। फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसकी ए चुंबकन की घनता, बी ग्रहणशीलता, सी संबंधित व्यापकता, डी पारगम्यता। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसकी ग्रहणशीलता होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात ग्रहणशील कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? ए दूध का खट्टा होना, बी लौह छड़ का चुंबकन, सी धातु का संक्षारण, डी लोहे को जंग लगना, ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि भौतिक परिवर्तन कौन सा भौतिक परिवर्तन है। बाकी पांचों ऑप्शनों में से हमको ढूंढ कर बताना है कि भौतिक परिवर्तन कौन सा है। तो हमारा हो जाएगा बी लौह छड़ का चुंबकन भौतिक परिवर्तन है, और दूध का खट्टा होना, धातु संक्षारण और लोहे का जंग लगना यह सारे रासायनिक परिवर्तन हैं। रासायनिक परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को।
लौह क्षण का चुंबकन एक भौतिक परिवर्तन होता है क्योंकि परिवर्तन का कारण हटा लेने पर वह पुनः अपनी वास्तविक अवस्था में वापस आ जाता है। दूध का खट्टा होना, धातु का संक्षारण, लोहे में जंग लगना आदि रासायनिक परिवर्तन होते हैं क्योंकि परिवर्तन का कारण हटा लेने पर वे पुनः अपनी अवस्था में वापस नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, एक ऊर्ध्वाधर तार धारा का ऊपर की ओर वहन करता है। तार के लिए ठीक उत्तर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ए ठीक पूर्व की ओर, बी ऊपर की ओर, सी ठीक दक्षिण की ओर, डी ठीक पश्चिम की ओर। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी ठीक पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन लौह चुंबकी है? ए निकेल, बी बिस्मथ, सी एल्युमिनियम, डी क्वार्ट्ज, ई इनमें से कोई नहीं। तो निम्नांकित में से कौन लौह चुंबकी है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए निकेल, यह लौह चुंबकी है। देखते हैं इसकी व्याख्या को थोड़ा सा। निकेल एक लौह चुंबकीय पदार्थ है क्योंकि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। ए हेनरी द्वारा, बी ओस्टेड द्वारा, सी फैराडे द्वारा, डी वोल्ट द्वारा, ई इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी ओस्टेड द्वारा। देखते हैं इसकी व्याख्या को। 1810 ईस्वी में ओस्टेड विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किया था। इन्होंने बताया कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हेनरी इकाई है। ए विद्युत धारिता की, बी चुंबकीय क्षेत्र की, सी स्वप्रेरकत्व की, डी प्रतिरोध की, ई इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि हेनरी किसकी इकाई है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी स्वप्रेरकत्व की। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं इसकी व्याख्या को। हेनरी प्रेरकत्व यानी कि सेल्फ इंडक्शन का मात्रक होता है यदि किसी परिपथ में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा के परिवर्तन होने के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो तो परिपथ का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती है। ए प्रेरकत्व युक्त है, बी धारित युक्त है, सी प्रतिरोध युक्त है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए प्रेरकत्व युक्त है। कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती प्रेरकत्व युक्त है। यह वाइब्रेशन को प्रेरण द्वारा विद्युत में परिवर्तित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र के बल की रेखाएं आपस में डैश होती हैं। कैसी होती हैं? ए समानांतर तथा समान दूरी पर, बी लंबवत पर, सी 60 डिग्री पर, डी इनमें से कोई नहीं।
तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए, समानांतर तथा समान दूरी पर। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं, इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं। चुंबकीय रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती रही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा 192 नंबर। निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? ए, तांबा, बी, टंगस्टन, सी, मृद लोहा, डी, स्टील। तो निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन चारों ऑप्शनों में से सी, मृद लोहा से विद्युत चुंबक बनाना सबसे उपयुक्त है। देखते हैं अगले प्रश्न से पहले इसकी व्याख्या पर नज़र डालेंगे थोड़ा सा। मृद लोहे की छड़ पर तार को लपेट कर कुंडली यानी कि कॉइल बनाते हैं। इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक शक्तिशाली चुंबक का निर्माण होता है, जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है। ए, अल्फा का, बी, बीटा का, सी, अल्फा एवं बीटा का, डी, ना तो बीटा और ना ही अल्फा का। तो इसका सही उत्तर देखा जाए इन चारों ऑप्शनों में से एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है। क्या विक्षेपित करता है? सी, अल्फा एवं बीटा का। यहाँ पर देखते हैं इसकी व्याख्या को। अल्फा और बीटा दोनों प्रकार के का चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में अल्फा कोणों या कणों का विक्षेप बीटा कणों की अपेक्षा अधिक होता है। इससे ज्ञात होता है कि बीटा कोणों की अपेक्षा अल्फा का भारी है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है। यह कथन किसका है? ए, फ्लेमिंग के नियम का, बी, लेंज के नियम का। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही इन दो ही ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन दोनों में से हम इसका सही उत्तर लगाएंगे बी। यह कथन है लेंज के नियम का। बढ़ते हैं इसकी व्याख्या को देखेंगे। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण तथा विद्युत वाहक बल की दिशा के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। इसके अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि वह कारण विरोधी करती है, जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर दिया गया है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? ए, किरचॉफ, बी, जूल ने, सी, फैराडे ने, डी, ओर्स्टेड ने। तो यहाँ पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जिसने खोजा था उसका नाम है डी, ओर्स्टेड ने। बढ़ेंगे इसकी व्याख्या की तरफ। ओर्स्टेड डेनमार्क के भौतिक एवं रसायन शास्त्री थे। इन्होंने 1820 ईस्वी में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजा था। बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, ध्रुव चुंबक से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार डैश बैटरी से संबंधित है। कौन सा बैटरी से संबंधित है? ए, सेल, बी, विद्युत शक्ति, सी, सिरा, डी,
विद्युत ऊर्जा। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि ध्रुव चुंबक से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सिरा बैटरी से संबंधित है। तो यहाँ पर हम सिरा भर लेंगे, सिरा बैटरी से संबंधित है। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। चुंबक के ध्रुव उसके सिरे पर ही सदैव होते हैं। बैटरी के अंतिम बिंदु भी उसके सिरे पर होते हैं। दो बिंदुओं के बीच असमान विभव होने पर ही परिपथ विद्युत का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया है गलत कथन को चुनिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शनों में से हमको इसका गलत उत्तर निकालना है। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। एकल चुंबकीय पोल रह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें तो कुछ पहला वाला ही डाउट लग रहा है, तो देखते हैं फिलहाल। और अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है चुंबकीय पोल सदैव समान सामर्थ्य के होते हैं। तो यह तो हमारा बिल्कुल सही है। अगला है समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो बिल्कुल यह भी सही है, समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से तो कोई तो एक तो गलत है हमारा, और यह हमारा गलत हो जाएगा। ए, एकल चुंबकीय पोल रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, यही हमारा गलत हो जाएगा। 197 नंबर का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को एक बार। चुंबक को चाहे जितने भाग में विभाजित किया जाए तो उसमें हमेशा दो समान और विपरीत पोल उपस्थित होते या उपस्थित हो जाते हैं। कोई भी चुंबक एकल पोल का नहीं हो सकता। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। किसी चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य यानी कि पोल स्ट्रेंथ 80 एम्पियर एम है। यदि इसे दो बराबर भागों में तोड़ दिया जाए तो ध्रुव सामर्थ्य होगा। ए 40 एम्पियर मीटर, बी 40 एम्पियर मीटर, सी 160 एम्पियर एम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी 80 AMP-M। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। किसी चुंबक में यदि बीच से तोड़ दिया जाए तो वह उसी ध्रुव सामर्थ्य का दो चुंबक बन जाता है। अतः चुंबक को तोड़ने पर बने नए चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य अपरिवर्तित रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक विद्युत चुंबक बना होता है। तो विद्युत चुंबक किस चीज़ का बना होता है? ए तांबे का, बी नरम लोहे का, सी जस्ते का, डी कठोर इस्पात का। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि एक विद्युत चुंबक जो बना होता है वह नरम लोहे का बना होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या को। नरम लोहे की घोड़े के नाल के आकार की छड़ लेकर उस पर तांबे के तार को पास पास लपेटा जाता है। तार के सिरों को एक बैटरी से जोड़कर जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो वह विद्युत चुंबकन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा 200 नंबर का, और यह आज का लास्ट प्रश्न है। छड़ चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है। ए मध्य में, बी दोनों छोरों पर, सी ध्रुवों पर, डी कहीं भी हो सकता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी, छड़ चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है ध्रुवों पर। देखते हैं इसकी व्याख्या को।
प्रत्येक क्षण चुंबकों के उच्च चुंबकत्व उनके दोनों सिरों पर होते हैं, जिन्हें उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर सभी प्रश्न आज के कंप्लीट होते हैं। 50 प्रश्नों पर हमने चर्चा की व्याख्या सहित, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा और यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ सभी लोग आप एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दें। और इसके अतिरिक्त आपने अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार चैनल पर जाइए और वहाँ पर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। वहाँ पर सभी क्लासें एक साथ में आप देख सकते हैं। और उसके साथ में यूपी स्पेशल, हिंदी और एसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री की क्लासों की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप उन क्लासों को भी देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।